अस्सलाम वालेकुम। आज हम नी के चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, या मेनली हम कह सकते हैं कि आज हम ऑस्टियो आर्थराइटिस इन नी को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी जो है वो आर्थराइटिक कंडीशंस के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसका कैप्सुलर पैटर्न देखते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस का कैप्सुलर पैटर्न हमें स्टार्ट में शो नहीं होता है। ये जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्यूट या सब एक्यूट स्टेज आती है तब हमें कैप्सुलर पैटर्न शो होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी का जो कैप्सुलर पैटर्न है उसमें फ्लेक्शन ज़्यादा लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन। और अब हम इसकी पाल्पेशन किस तरह करेंगे, पाल्पेट करके हमें किस तरह पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में है या नहीं है। हमने शोल्डर में पढ़ा था, आपको याद होगा कि उसके अंदर हम एक्रूमियन प्रोसेस का जो डिप था या जिसे हम सल्कस या ग्रूव बोलते हैं एक्रूमियन प्रोसेस का, उसके अंदर हम पाल्पेट करते थे तो हमें पेन अगर पेशेंट को रिप्रोड्यूस होती थी तो इट मीन्स कि उसको शोल्डर का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसी तरह हम नी के अंदर फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर पाल्पेट करेंगे, अगर पेशेंट को पेन हो डैट मीन्स कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन ही है। और वर्स्ट कंडीशन के अंदर जाके हमारे पास क्या होता है कि हमें फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर ओस्टियोफाइट्स भी पाल्पेट हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है कि नी के अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें मीडियल साइड या मीडियल कंपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कंपार्टमेंट। यानी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मीडियल साइड से ही स्टार्ट होता है। मीडियल साइड से क्यों स्टार्ट होता है, इसकी हमारे पास जो है वो दो वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मीडियल साइड है उससे जो है ग्रेविटेशनल लाइन पास हो रही होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि मीडियल साइड से ग्रेविटेशनल लाइन पास हो रही है तो ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो मीडियल साइड पे आ रहा होता है। इस वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मीडियल साइड से स्टार्ट होता है और ग्रेविटेशनल लाइन मीडियल साइड से पास हो रही होती है, वहाँ पे स्ट्रेस आ रहा होता है। इस वजह से मीडियल साइड की जो स्पेस है ना वो जल्दी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जब हम अपनी लेग्स वगैरह को फोल्ड करके बैठते हैं तब भी जो हमारा ज़्यादा स्ट्रेस है वो मीडियल साइड के ऊपर आ रहा होता है। इस वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस होती हैं ना उनमें नी में ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस जो हैं वो मीडियल साइड से स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम पाल्पेट करते हैं तो हमें फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर ही पेन या ऑस्टियोफाइट जो है वो पाल्पेट हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट ही मीडियल साइड से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कौन सी डिफॉर्मिटी आ रही होती है। जब भी क्या कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा नी के अंदर तो क्या होगा कि नी की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। नी जो है वो मीडियल साइड पे कोलैप्स करेगा। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि मीडियल कंपार्टमेंट की मीडियल साइड से ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है, जो मीडियल साइड जो है वो कोलैप्स कर जाएगी नी की। ठीक है, मीडियल साइड कोलैप्स करेगी आपस में नी की तो क्या होगा, कैसी पोजीशन बनेगी, बो लेग पोजीशन बनेगी हमारे नी की। ठीक है, और बो लेग कंडीशन किसके अंदर आती है, वायरस डिफॉर्मिटी के अंदर आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वायरस डिफॉर्मिटी आ रही होती है और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वायरस डिफॉर्मिटी आ रही होती है ये इसको बाकी आर्थराइटिक कंडीशन से डिफ्रेंशिएट भी करती है, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर जो है वो वायरस डिफॉर्मिटी नहीं आ रही होती, उसके अंदर वैल्गस डिफॉर्मिटी आ रही होती है, वो भी अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है बाकी आर्थराइटिक कंडीशन से। और दूसरा इसके अंदर जो है एक तो ये आ गया कि वायरस डिफॉर्मिटी, दूसरा है कि इसके अंदर जो है वो फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन रहा होता है, नी फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन रहा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। नी फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा तो हमारा नी जो है वो फिर एक्सटेंशन में नहीं जा पाएगा। अब नी फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर को हम कैसे चेक करते हैं, एजिड लोगों के अंदर अगर हमने चेक करना है कि फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है नहीं तो हम उन्हें सुपाइन लाइन के अंदर लिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो नी है ना वो बेड के साथ टच नहीं हो रहा होगा, उनके नी और बेड के दरमियान में तकरीबन 1 फीट का गैप होगा। तो हमें पता चल जाता है कि जो इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुआ हुआ है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर वैल्गस डिफॉर्मिटी आ रही होती है। वैल्गस डिफॉर्मिटी क्यों आ रही होती है, क्वाड्स की वीकनेस की वजह से। ठीक है, जो ये हमारे पास है ना
आ रहे, इसमें वैल्गस डिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। और इसमें आपके मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्वाड्स की वीकनेस आती है, ठीक है। क्वाड्स की वीकनेस की वजह से वैल्गस डिफॉर्मिटी आएगी, क्योंकि जो क्वाड्स हैं वो आपका क्यू एंगल भी मेंटेन कर रहे होते हैं। और हमारी जो हमारी जो पटेला है ना, इसको अपनी जगह पे सेंटर में रखने के लिए जो दो मसल इन्वॉल्व हैं वो हैं वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस मीडियलिस, और लेटरल साइड पे टेंसर फेशिया लाटा भी है, ठीक है। ये दो मसल्स हैं मेनली, वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस मीडियलिस, जो हमारी पटेला को अपनी जगह पे रखते हैं, सेंटर पे उसको रखते हैं। लेटरल साइड पे भी फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, इससे लेटरल साइड पे टेंसर फेशिया लाटा भी जो है वो पटेला को अपनी जगह पे मेंटेन रख रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है कि जो लेटरल साइड पे वही मैंने बताया कि जो फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, इस वजह से जो क्वाड्स मसल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इसमें। क्वाड्स मसल्स जो हैं वो पटेला को उसकी जगह पे रखने और फ्रैक्चर से बचाने के लिए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ये क्यू एंगल भी मेंटेन कर रहे होते हैं क्वाड्स ही, ठीक है। अगर क्यू एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो लेटरल साइड के मसल्स हैं वो पटेला को अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मीडियल साइड है उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पटेला को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। इससे जो पटेला है वो लेटरल साइड पे मूव कर जाएगी, लेटरल साइड पे चली जाएगी, और जो हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर वैल्गस डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी पटेला की मूवमेंट की वजह से लेटरल साइड पे, ठीक है। और बस यही था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस। जो हमारे पास है ना आर्थराइटिक कंडीशंस हैं वो ट्रोमा की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है, या वैसे भी हो सकती हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक भी हो सकती हैं। और कैसे हो सकती हैं, जब ट्रोमा की वजह से होंगी तो कैसे होंगी कि ट्रोमा हुआ है, कोई चोट वगैरह लगी है या कोई चीज़ वगैरह नी पे हिट की है, ठीक है, तो स्वेलिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जब नी पे कोई भी ट्रोमा वगैरह हुआ है कि वहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग हो रही है जॉइंट के अंदर या नहीं हो रही, ये स्वेलिंग पे डिपेंड करता है। अगर तो चोट लगने के फ़ौरन बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, इमीडिएटली स्वेलिंग हो जाए, फ़ौरन स्वेलिंग हो जाए, इसका मतलब कि वहाँ पे जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर चोट लगने के 3 से 4 घंटे के बाद स्वेलिंग होती है, इट मीन्स कि वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, जो स्वेलिंग हो रही है वो जस्ट सीरस इफ्यूजन की वजह से हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो देखने के लिए होता है कि जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हम स्वेलिंग को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है या फिर जो स्वेलिंग है वो ओनली सीरस इफ्यूजन की वजह से हो रही है।